आज का हमारा टॉपिक जो है वो अदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं। पिछली वीडियो में हम गोनैड्स के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम अगला टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन से। अच्छा, अब जो अदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ का मतलब ये है कि कुछ पैचेस, मतलब क्या कि कुछ सेल्स मौजूद होंगे, जैसे कुछ सेल यहाँ पर एक पैच बनाया हुआ है, कुछ यहाँ पर है, तो ये डिफरेंट जगह में बॉडी पे मौजूद होते हैं और वो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं। मेन हार्मोन तो हम पढ़ चुके हैं, जो मेन पूरे ग्लैंड्स मौजूद हैं जो जिनका काम ये है। अब कुछ हम ऐसे सेल का गुच्छा है कहीं पर, वो हार्मोन को रिलीज़ कर रहा है किसी एरिया में, तो हम उनको अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे हैं, बस मेन उनकी छोटी छोटी बातें। अब वैरायटी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? टिश्यूज विद इन द बॉडी। कहाँ पर ये छोटे छोटे पैचेज होंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक में हो सकते हैं, किडनी में, हार्ट में, प्लेसेंटा में, इन रीजन्स में ये पैचेस मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब पहला जो हम पढ़ते हैं ये होता है ये वाला पैच, ये वाला जो हार्मोन है ये रिलीज़ होता है स्टमक से। स्टमक से रिलीज़ होता है एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। ठीक है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन से बना हुआ है, और इसके फंक्शन क्या है कि इन्हेंसिंग म्यूकोजल ग्रोथ। अब म्यूकोजा क्या है? अगर मैंने आपको पहले भी बताई हैं अलग अलग वीडियोस में, किसी भी चीज़ की लेयर को, जो सुपरफिशियल लेयर है उसको हम एपिथेलियम का नाम देते हैं। जैसे स्किन की सुपरफिशियल लेयर है उसको एपिथेलियम का नाम देंगे। ऐसे अगर मैं स्टमक ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये अगर हम स्टमक की रफ से डायग्राम ले लें, तो स्टमक की अगर ये सुपरफिशियल लेयर को देखें, एपिथेलियम है। अब एपिथेलियम किस किस चीज़ों से बनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है म्यूकोजा, एक होता है सब म्यूकोजा, और एक होता है मस्कुलर लेयर होती है इसमें। ठीक है, ये एपिथेलियम इनसे बनी हुई होती है। तो जो म्यूकोजा क्या है, ये फ्लूइड, एक डेंस फ्लूइड सिक्रेट करती रहती है ताकि स्टमक की लाइनिंग जो है वो मेंटेन रहे, और जो स्टमक में एसिड मौजूद है स्टमक की अपनी लाइनिंग को ना खा जाए। ठीक है, तो ये म्यूकोजा का ये फंक्शन है। तो अब ये क्या कर रहा है? ये म्यूकोजल ग्रोथ को बढ़ा रहा है गैस्ट्रिन हार्मोन। दूसरा क्या कर रहा है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा रहा है और सिक्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ा रहा है। अब सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? ये जो रिलीज़ होता है स्टमक में हार्मोन पेप्सिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। ठीक है, और जब पेप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये प्रोटीन को क्या कर लेगा? डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो एक्चुअली गैस्ट्रिन का कब रिलीज़ होगा? जब स्टमक में प्रोटीन आएगी, तो इसका स्टिमुलस है। जब स्टमक में प्रोटीन आएगी तो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ किया जाएगा, और गैस्ट्रिन क्या करेगा? ज़्यादा म्यूकोजल ग्रोथ को बढ़ाएगा, ताकि अब उसको पता है कि HCl ने आना है और प्रोटीन को डाइजेस्ट, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना है और पेप्सिन में कन्वर्ट करके प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है। तो म्यूकोजल ग्रोथ होगी ताकि जो HCl है जो आएगा वो स्टमक की लाइनिंग को ना डिस्ट्रॉय करे। गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ेगी ताकि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना आसान हो जाए, और HCl को सिक्रीट कराया जाएगा ताकि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। तो सारे काम वो हो रहे हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन को फेवर करेंगे। उसके बाद दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन। ये कहाँ से रिलीज़ होगा? डिओडिनम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है वहाँ से रिलीज़ होगा। सेम वही पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये एक्चुअली यहाँ इन्होंने मेंशन किया रेगुलेट इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक, बट इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है कि जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो रहा था स्टमक में, जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है, उसके लेवल को कम कर देगा। क्यों कम करेगा? कि अब अगर प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट स्टमक के होने के बाद, आपको पता है स्टमक के बाद अगर ये स्टमक है तो इसके बाद नीचे आ जाता है डिओडिनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो गई है, ठीक है, प्रोटीन स्टमक से डाइजेस्ट होकर आगे आ रही है, तो अब वो जो और भी फूड का कंपोनेंट है उसको डाइजेस्ट कर सके स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ टाइम देइए ना हो। अगर वो गैस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा ही रहे तो और से और वो आगे फूड भेजता जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे लोड बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है? स्टमक के गैस्ट्रिन के लेवल को कम कर देता है ताकि जो अभी फूड आया है उससे वो निपट सके डिओडिनम। ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद दूसरा क्या करता है? पेंक्रियाज को और लिवर को मेंटेन करता है। पेंक्रियाज को क्यों? क्योंकि पेंक्रियाटिक जो सिक्रीशन है, जैसे माइलेज, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, इनको बढ़ाएगा ताकि वो आए स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अपना रोल परफॉर्म करें डाइजेशन में। उसके बाद लिवर में क्यों? क्योंकि बाइल को बढ़ाएगा, और बाइल क्या करता है? फैट को एमल्सिफाई करता है। और दूसरा ये एक और काम करता है कि ये सिक्रीट कराता है HCO3, मतलब क्या? बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट होते हैं आपके पास पेंक्रियाज से, और ये सिक्रीट होने का मकसद क्या है? जो स्टमक से फूड आया है, बाइकार्बोनेट आयन का जो है ये होता है बेसिक, मतलब क्या है कि इसकी जो pH है वो 7 से ऊपर होती है। तो जो स्टमक का आपको पता है कंटेंट अराउंड इसकी pH होती है 2 एसिडिक होती है। तो एसिडिक कंटेंट जो अभी डिओडिनम में एंटर हुआ है उसको बेसिक से अगर मिलाएं तो वो न्यूट्रल pH पे आ जाए। तो ये इसके फंक्शन होते हैं सिक्रेटिन के। ठीक है, उसके बाद अगला हार्मोन है कोलेसिस्टिकाइनिन। कोलेसिस्टिकाइनिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी कहाँ से रिलीज़ होगा? ये भी डिओडिनम से रिलीज़ होगा। इसका फंक्शन क्या है कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। आपको पता है लिवर के नीचे, लिवर के साथ एक अटैच होता है एक ग्लैंड जिसका नाम है एक आप समझते हैं ऑर्गन जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर क्या है? इसके अंदर बाइल को स्टोर कर लिया जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइल रिलीज़ कर दिया जाएगा, और बाइल अल्टीमेटली जाके डिओडिनम में जाएगा और फैट को एमल्सिफाई करेगा। और दूसरा क्या करता है? ये भी वही पेंक्रियाज को, पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है उनको रिलीज़ कराएगा, उनमें मदद करेगा ताकि डाइजेशन हो सके। उसके बाद कुछ और, ये कोलेसिस्टिकाइनिन का फंक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ और हार्मोन्स हैं जो कि किडनी से रिलीज़ होंगे, जिसका इन्होंने बताया है
एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन यहाँ इन्होंने डिटेल नहीं बताई, मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ पर देखें अगर हम एंजियोटेंसिन बनता कैसे है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी और चैप्टर में भी मेंशन है ये वाली एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में। देखिए किडनी जो है, एक जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो किडनी एक मॉलिक्यूल रिलीज़ करती है, इसका नाम है रेनिन। ठीक है, ये रेनिन रिलीज़ होगा किडनी से और उसके बाद रेनिन आके एक और मॉलिक्यूल से मिलेगा जिसका नाम होता है आपके पास एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिन पे एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करा देगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में अब रेनिन कहाँ से आया, मैं के लिख रहा हूँ किडनी के लिए। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया, एंजियोटेंसिनोजन आया आपके पास लिवर से। अब एंजियोटेंसिन 1 बन गया, एंजियोटेंसिन 1 जो है या ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन के लिए अब मैं ए लिख रहा हूँ सिर्फ, एंजियोटेंसिन 2, और इसको कौन कन्वर्ट कराएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको ACE लिखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फिनोमेना। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये तो ब्लड वेसल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ब्लड वेसल जब छोटी हो जाएंगी डायमीटर में तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर खुद बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करेगा कि EDH को बढ़ाएगा। ठीक है, EDH क्या करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन कराएगा। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले काम ये करता है, और भी इसके डिफरेंट रोल्स हैं बट मेन रोल जो है इसका ये है। उसके बाद किडनी से सोडियम की रिजॉर्प्शन में बढ़ा देगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करके। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लड प्रेशर को ऊपर लाना इसका रोल होगा। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजियोटेंसिन जो है ये क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, जैसे मैंने बताया पूरा फिनोमेना। उसके बाद किडनी से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है एरिथ्रोपोएटिन, ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कराता है बोन मैरो में। ठीक है, रेड ब्लड सेल बनेंगे। उसके बाद हार्ट से एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है जिसको एट्रिक नाइट्रेटिक पेप्टाइड कहते हैं। ये क्या करता है, सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन को रोक देता है, और इससे क्या होगा फिर अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मैंने बताया वाटर बढ़ता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब सॉल्ट बढ़ते हैं तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल है इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये लिपोफिलिक हार्मोन है, मतलब क्या कि ये लिपिड लविंग, फिलिक का मतलब होता है कि लविंग, तो लिपिड कैटेगरी में आएगा, और ये ऑलमोस्ट बॉडी के हर टिश्यू से रिलीज़ होता है। और ये क्या काम है इसका, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी मतलब डेली रूटीन के हमारे काम हो रहे हैं इनको कंट्रोल करेगा। प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन हार्मोन है। प्लेसेंटा में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हार्मोन रिलीज़ होता है, इसको HCG नाम देते हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। इसका काम ये है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो आपको पता है कि ग्राफिन फॉलिकल से जब ओवुलेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, उसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और ये एक बायोमार्कर भी है कि इसके ज़रिए हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसका दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके ह्यूमन ब्रेन से कुछ एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन ऐसे केमिकल हैं जिनको हम पेन किलर का नाम देते हैं, तो पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो आपको सबका एक एक दो फंक्शन पता होने चाहिए और कहाँ से रिलीज़ हो रही है ये चीज़ पता होनी चाहिए।